हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आरती। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्लास 11th का जो है फर्स्ट चैप्टर यानी कि सेट जो है समुच्चय करा दिया था। तो आज हमारी जो सेकंड वीडियो में है 11th क्लास की सेकंड वीडियो है और सेकंड चैप्टर यानी कि संबंध एवं फलन, रियल एंड फंक्शन। देखो, पहले तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो रियल क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम पहले इनकी जो है वो डेफिनेशन जान लेते हैं। तो रिलेशन आपने देखा भी होगा, मेद, बुआ, दादा, फूफा, चाचा, ताई, ये सब क्या रिलेशन है। रिलेशन का मतलब होता है वो जो है फंक्शन है, यानी कि जो उसका नाम है वो तो फंक्शन है, लेकिन उसके साथ मेरा जो रिलेशन है, जैसे बुआ का रिलेशन है ना। जैसा ये मेरी बुआ है ना, ये मेरी बुआ है और ये मैं हूँ, ये मेरी बुआ है। तो इसके बीच में ये जो बुआ का नाम दिया गया ना, तो इसे क्या कहते हैं, रिलेशन। इसी तरह एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जो लिंक करने का जरिया है उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। ओके, चलिए। उसी को क्या बोलते हैं हम, इसने कहा है कि जो समुच्चय है ए और समुच्चय है बी का उपसमुच्चय है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, यानी कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है। इन सभी में हम देखते हैं कि किसी ऐसे संबंध में युग ऐसे सम्मिलित होते हैं जिनके घटक एक निश्चित क्रम में होते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार दो समुच्चयों के युग्म बनाए जा सकते हैं, यानी कि किस प्रकार उनका संबंध, उनके बीच लिंक, उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट्स। हमारी जो सेट्स होती है, उनकी सेट होते हैं, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे देखो, एक सेट दिया गया है, क्या दिया गया है, एक सेट है ए, एक सेट है बी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। इसका मतलब है, देखो आपने पहले पढ़ा होगा अलजेब्रा में, जैसे यहाँ पे 2x और +1 है ना, और आपको मल्टीप्लाई करनी है 3x और +2 से, है ना। तो पहले क्या करते थे आप, एक एक टर्म को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस टर्म को उठाइए, इन दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। यही तो करते थे। सेम उस एज इट इज ऐसा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ऐसा है, जिसके जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उसकी टर्म होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2, इस सेट में कितने एलिमेंट है, 3, है ना। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 2 × 3 यानी कि 6। ओके, अब हम देखते हैं कि वो 6 कैसे होंगे। मान लो लीला है, सॉरी लाल है, तो लाल बी भी हो सकता है, लाल सी भी हो सकता है और लाल एस भी हो सकता है। इसी प्रकार लीला है, लीला बी भी हो सकता है, लीला सी भी हो सकता है, लीला एस भी हो सकता है, ठीक है। हमने लास्ट जो चैप्टर में डिस्कस किया था उसमें हमने सेट्स के प्रकार, सेट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेट्स का इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनिवर्सल के साथ, ये सब हमने पहली कक्षा में जो है वो समझ लिया था। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास में दो एरिक्त समुच्चय हैं। एरिक्त समुच्चय का मतलब यहाँ पे होता है दो नॉन एम्प्टी सेट है, और नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उन सेट में एलिमेंट हैं, चाहे वो ओनली सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो, सिंगल एलिमेंट हो, लेकिन उसमें एलिमेंट है, ठीक है। क्या उसमें सिंगल एलिमेंट है। तो एक है नॉन एम्प्टी सेट पी और एक है क्यू। ओके, तो उससे जो हम जोड़े बनाएंगे, यानी कि पी और क्यू के जो हम पी और क्यू की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे हम, वो क्या होगा, पी और क्यू, इनका ही तो सेट होगा। यानी कि पी किस में बिलोंग कर रहा, कैपिटल पी में, और क्यू किस में बिलोंग कर रहा, कैपिटल क्यू में। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब हमने देखा था कि ए में एलिमेंट है
ए में एलिमेंट थे लाल और नीला, और उसमें एलिमेंट थे बी, सी और एस। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमने निकाला। मैंने कहा लाल जो है वो बी सी एस के साथ जाएगा, लाल बी के साथ भी गया, सी के साथ भी गया और एस के साथ भी गया। इसी प्रकार नीला बी के साथ भी गया, सी के साथ भी गया और एस के साथ भी गया। ठीक है, तो ये है हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि एक एलिमेंट का एक सेट उठाओ, उन सब दूसरे एलिमेंट के सारे एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं। मान लो स्पष्टीकरण अगर हमें देना है कि ए में सेट 2 है, ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, तो इनकी करोड़ जो वो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, उसके कितने जो है वो सेट बनेंगे, उसके बनेंगे 8, है कि नहीं। इसका मतलब है कि A1 जो है B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ जाएगा। ये तो हो गया पहले वाले का। अब जो है A2B जो है B1 के साथ, B2 के साथ, B3 के साथ, B4 के साथ, तो 4 ये और 4 ये कितने होंगे 8, और 8 ही मैंने आपको बताया था, तो ये हमारी A क्रॉस B होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ए और बी जो है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के समुच्चय हो। ए जो है वो वास्तविक संख्याओं के यानी रियल नंबर के सेट के सबसेट हों, और जो है ए व इन B2 और B2 A1 पर बिंदु हों। तो क्या करेंगे हम, अब देख तो इसकी थोड़ी सी टिप्पणी है, इसके बारे में हम जान लेते हैं बिना किसी जो है फालतू की बात जाने। इसने कहा कि अगर दो हमारे क्रमागत युग्म हैं, जोड़े हैं, तो केवल उनके संगत प्रथम जो है प्रथम घटक समान हो और द्वितीय घटक समान भी हो, तो वे क्या कहलाते हैं, क्रमित युग्म कहलाते हैं। और यदि ए में अवयव पी है, यानी ए में जो है पी एलिमेंट है, बी में क्या एलिमेंट है, क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में भी क्या एलिमेंट होंगे, पी और क्यू होंगे, है ना। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए की जो है वो पी वैल्यू होगी, नंबर ऑफ बी की वैल्यू होगी क्यू। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर निकाल लेंगे तो भी हमारे पी और क्यू ही एलिमेंट होंगे। ओके, यहाँ पे याद रखना, यहाँ मैं पावर सेट नहीं, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट। पावर में क्या होता था, 2 की पावर में एलिमेंट होता था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए में जितने एलिमेंट होंगे और बी में जितने एलिमेंट होंगे उनकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर बात क्लियर हो रही है तो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। ए जो है दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी सेट है ना, और ए में बी में से कोई अपरिमित है यानी कि अनडिफाइंड है, तो ए क्रॉस बी भी है अनडिफाइंड होगा। मान लीजिए कि 3 सेट हैं, उनकी अगर मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है तो तीनों के तीनों एलिमेंट एक सेट में होंगे। अब कैसे, ये देख लो। जैसे सेट ए है ना, सेट ए में 1 2 एलिमेंट है, सेट बी है, सेट ए है 1 2 एलिमेंट है, सेट बी है 3 4 एलिमेंट है, सेट सी है 5 6 एलिमेंट है। तो जब मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एलिमेंट, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट, यानी कि 1 3 5। अब दूसरा एलिमेंट लो, 2 2 3 5, यानी कि 2 3 5। इसके कितने सेट बनेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6। अब बात समझ में आ गई। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ए में ए एलिमेंट, ए बी में बी और सी में सी, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट एक में होंगे, जहाँ ये क्रमित युग्म मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए अगर हमको मान निकालना है, बहुत इजी है, फिर भी मैं आपको समझा के चलूँगी। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है कि अगर x+1 और y-2, अगर कोई ऐसा इंटरवल है, ब्रैकेट है,
और यहाँ पे x की वैल्यू होती है, यहाँ पे y की वैल्यू होती है। इसमें हम कोमा शो नहीं करते, लेकिन ये कोमा होता है, कभी कभी हम शो नहीं करते, क्योंकि ये x के निर्देशांक होते हैं, यानी कि ये भुज होती है और ये होता है कोटि। क्या होता है? कोटि। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे क्या है, x+1 है, तो x+1 की भुज और कोटि की कोटि इक्वल करेंगे। y-2 है तो इसके बराबर है, तो मैंने क्या करा, x+1 बराबर 3 और y-2 बराबर 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है ना, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक सेट दिया गया है p और यहाँ पे एक सेट दिया गया है q। इसने कहा है कि p और q और q और q क्या हो, ज्ञात कीजिए। क्या ये दोनों इक्वल हैं? कभी नहीं इक्वल हो सकते, नॉट इक्वल टू, नेवर, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, क्यों नहीं होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी। मुझे ये p है और ये सेट q है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, p और q निकालती हूँ। p और q निकालने के लिए क्या होगा, a r होगा और जी b r होगा और c r होगा। अब मुझे निकालना है q p, तो q p निकालने के लिए क्या करूँगी, r a करूँगी, r b करूँगी और r c करूँगी। क्या इसका पहला एलिमेंट इसके बराबर है? नहीं। इसका पहला एलिमेंट दूसरे सेट का पहला एलिमेंट बराबर है? नहीं। तो जब इनके एलिमेंट ही बराबर नहीं हैं तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझा रही थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए टू सेट्स नेवर बी इक्वल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ भी है कि कभी भी ए आर और आर ए समान नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो ये आ गया, इस निष्कर्ष पे हम पहुंच गए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। इस चीज़ में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ये उदाहरण दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है वो देख लीजिए आप। ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। ओके, इसमें कहा है कि पहले तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, इसमें क्या कॉमन है, 4। बी इंटरसेक्शन सी क्या आ गया, 4। अब इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, यानी कि और इस सेट की, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है पहले में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 3 4। ओके, फिर इसी तरह दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा वो देखो आप, यानी कि 1 3 2 3 और 3 3, 1 3 2 3 और 3 3, 1 4 2 4 और 3 4। ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गए। ये सब मैंने आपको निकालना बता दिया। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन इससे आसान भाषा में 12th का मैथ कोई नहीं पढ़ाएगा, ये आप देख लीजिए। मैंने बताया था कि पी में 2 एलिमेंट है और इसके 3 बार सेट करना है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया था अभी 2 मिनट पहले। तो उसके सेट के एलिमेंट में कितने होंगे, पहले में 3, पहले में 3, पहले में 3, इसी तरह कितने होंगे, एक में 2 तो 3 में कितने होंगे, 6। ठीक है ना, वो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। एक उदाहरण दिया गया है कि ए बी ज्ञात करना है। अब की बार तो जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दी गई है। आपको क्या करना है, इसमें आपको सेट के एलिमेंट फाइंड करने हैं। तो कैसे सेट के एलिमेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देख लो पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे पी, यहाँ पे पी, तो एक तो एलिमेंट हो गया, ए में सेट हो गया पी। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या है, क्यू है और आर है, क्यू है और आर है ना। तो क्या होगा, पहले में तो हो गए पी एम और दूसरे में हो गए बी में, दूसरे में एक तो हो गया क्यू और एक हो गया आर। देखो है ना वही चीज़, बस ये चीज़ फाइंड करनी है। ये एक्सरसाइज के उम्मीद से सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। पी दे रखा, क्यू दे रखा, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है। अगले पेज पे चलते हैं।
इसने कहा है कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है एक्स वाई का एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। इस प्रकार एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी होगा। तो ए में 2 एलिमेंट, बी में 3 एलिमेंट, ए में 2 एलिमेंट और बी में 3 एलिमेंट, सॉरी 2 एलिमेंट। तो इसने कहा है कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन फाई। पहले बी इसने फाई के साथ इंटरसेक्शन करा तो फाई होगा। किसी के साथ आप इंटरसेक्शन करोगे तो वो फाई होगा, और किसी का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तब भी फाई आएगा। अब हम पहचान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये तो कर लोगे आप। इसमें 6 एलिमेंट होंगे, ए बी सी डी दिया गया है, सब तो हमें सत्यापित करना है। पहले इनका इंटरसेक्शन निकालो, फिर उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो, ये भी आप कर लोगे। इससे आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ डेफिनेशन दी गई हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। हमने क्या है, अब तक तो हम सेट के जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही पढ़ रहे थे, और ये सेट का ही जो है वो पार्ट था। अब बात करते हैं हम रिलेशन, यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक है उस पे आते हैं। रिलेशन क्या है, मैंने बता डब्बा क्यू का, तो ये पी हो गया और ये क्यू होगा, है ना। इसमें क्या है, ए बी सी, ओके, एक सेट की तरह मान के चलो। भी क्यू में क्या है, अली है, भानु है, बिन्नो है और चंद्र है और दिव्या है, ये चीज़ें हैं। अब ये पी और क्यू एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं उसे हम रिलेशन कहते हैं, उसी को हम आज डिफाइन करेंगे और समझेंगे। तो मैंने कहा था कि ए में 3 एलिमेंट हैं और क्यू में कितने हैं, 5 हैं, तो दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 15, है ना। अब क्या करते हैं कि उनके क्रमित युग्म को प्रथम घटक और द्वितीय घटक के बीच एक संबंध स्थापित करना है, यानी कि प्रथम घटक के और द्वितीय घटक के बीच में एक संबंध स्थापित करना है। अब आर क्या है, यहाँ पे रिलेशन है। रिलेशन कैसे बनाएंगे हम, या मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, वो देखो। इसका मतलब है कि एक्स वाई, यानी कि एक पी का एलिमेंट है, एक क्यू का एलिमेंट है, तो उनके जो है भी प्रथम अक्षर हैं, क्या है, उनके बीच में वो प्रथम अक्षर है। अब देख लो, जैसे यहाँ पे ए है तो ए अली है, ए है वो अली है, बी है तो भानु है, और सी है तो चंद्रा है, डी है तो दिव्या है ना। केवल उन्हीं के सेट को दर्शाएंगे। जैसे यहाँ पे ए है तो अली का है, बी में क्या है, 2 भानु और बिन्नी है, और सी में क्या है, चंद्रा है, तो केवल उसी प्रकार को हम दर्शाएंगे, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू पी और पी बिलोंग्स टू क्यू। किसी नॉन एम्प्टी सेट बी के जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उनका एक अपसमुच्चय होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्रमित युग्म तथा प्रथम और द्वितीय घटकों के संबंध स्थापित करने के लिए ये हमें रिलेशन प्राप्त होता है। परिभाषा क्या कह रही है, तीसरी परिभाषा ये कह रही है कि अगर सेट ए है, सेट बी में, सेट ए से सेट बी में ए टू बी, सेट ए से सेट बी में जो रिलेशन है वो आर के सभी घटकों के समुच्चय के संबंध को प्रांत कहते हैं। यानी कि इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, यू ए है, ये बी है ना, ये क्या है,
बी है। इसमें मान लीजिए ए बी सी 3 एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 और 4 4 एलिमेंट है। फलन वही होगा, बी सेट में कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं और उनका रिलेशन इसके साथ कितने हो सकते हैं, लेकिन उनकी इमेज दूसरी हो सकती है उनकी, लेकिन प्री इमेज एक से अधिक नहीं हो सकती, है ना। जैसा इसके साथ इसका संबंध 1 के साथ है तो 2 के साथ भी हो सकता है ना। और बी का संबंध 3 के साथ भी हो सकता है, 4 बी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर इसका अपोजिट देखें तो जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का साथ बी और सी के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसकी प्री इमेज है, ये इसकी क्या है, प्री इमेज है। तो प्री इमेज जो है वो एक से अधिक नहीं हो सकती। इमेज एक से अधिक हो सकती है लेकिन प्री इमेज नहीं हो सकती। ओके। अच्छा, समुच्चय इसको कहते हैं हम डोमेन। क्या कहते हैं हम, डोमेन, यानी कि प्रांत। और इसको कहते हैं हम क्या, यानी जिसके साथ इसका जो बना है, यानी कि जैसे ए के साथ 1 का बना, बी के साथ 2 का, सी के साथ 3 का, तो इसको बोलते हैं हम रेंज, यानी कि परिसर। यानी कि ए का सी के साथ में क्या है 1, ए का बी के साथ 2 का 2, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम रेंज। और कोडोमेन हमेशा इसे कहा जाएगा। किसी संबंध का निरूपण या रोस्टर विधि द्वारा समुच्चय निर्माण किया जा सकता है। एक तीर के आरेख द्वारा एक दृष्टिकोण है। अब है क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आता है तो मैं क्वेश्चन के द्वारा ही आपको समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि जो आपकी स्थायी नॉलेज होती है वो एग्जाम्पल के थ्रू भी होती है। जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझाओगे तब तक आपकी जो थ्योरी है वो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। ए में सेट ये हैं 6 एलिमेंट हैं। तो इसने कहा कि मुझे सेट निर्माण करना है। क्या करना है, मुझे सेट निर्माण करना है, यानी कि आर एक्स वाई, वाई जो है वो x+1 का रिलेशन शो करना है। तो ए से बी में एक संबंध स्थापित करना है। पहले तो इस संबंध को एक तीर द्वारा समझाना। इसमें क्या है, पहले सेट में यू है ए और ये है बी, संबंध दर्शाना है यहाँ पे ए से बी में। तो क्या करना, ए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो वाई है, ये वाई है यानी किसकी रेंज है, और ये डोमेन है। तो क्या करना, इसका रिलेशन बताना। रिलेशन कैसा होना चाहिए, वो वाई बराबर x+1, यानी कि अगर वाई की एक्स का वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 2 होगी ना। तो यहाँ भी मैंने 1 2 3 4 5 सीख लिया। तो इसमें डोमेन मुझे वो रेंज क्या बतानी है, वाई बराबर x+1, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 1 रखा मैंने एक्स की वैल्यू, तो क्या आएगी 2। यहाँ पे 2 रखा तो 3, 3 रखा तो 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये पूरी पूरी रेंज आ गई, और इसी को हम कोडोमेन बोलते हैं। आर के प्रांत कोडोमेन, यानी कि जो है वो डोमेन, कोडोमेन और रेंज बतानी है। अब मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ। हम देख सकते हैं कि जो डोमेन है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6। क्या बताया मैंने, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 का जो है हमें यहाँ पे रेंज नहीं मिल रहा है, एक अधिक है, 6 तक तो है वहाँ एलिमेंट। फिर क्या है, अब द्वितीय घटकों का समुच्चय, पहले प्रथम घटकों का समुच्चय क्या है, डोमेन, ये प्रथम घटक है। दूसरे घटकों का समुच्चय क्या है, वो रेंज है। रेंज क्या होगा, 2 3 4 5 6, यानी कि इसके साथ जो रिलेशन है उसको रेंज बोलते हैं। कोडोमेन में सभी आ जाते हैं, है ना, चाहे वो किसी की इमेज हो या ना हो। नीचे दिए गए समुच्चय पी और क्यू के बीच एक संबंध दर्शाया गया है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण में रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर क्या है वो भी बताइए। ये दिया गया है 9 4। अच्छा, क्या दिया गया है, पहले में समुच्चय निर्माण करना है हमें, यानी कि आर एक्स वाई, एक्स जो है वो वाई का वर्ग है, एक्स जो है वो वाई का वर्ग, यानी कि एक्स बड़ा है। मुझे ले लिया मैंने सारी इंटीजर ले लिए, -b और +b, क्योंकि इसने कोई डिफाइन नहीं किया कि पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या कर लिया मैंने, 0 से शुरुआत करी, -1 -2 -3,
है ना, ये ले लिए मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो है उसे हम शो नहीं करेंगे, तो -1 का 1 होगा, 2 का 2 होगा, 3 का 9 होगा, 2 का 4 होगा 9, 3 का 9 होगा, यही तो है ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे रख लिया ये। आप देखो, अब इसका रोस्टर रूप में निर्माण कर दिया। रोस्टर रूप में दोबारा क्या होगा, एक तो होगा 9 3 का, 9 3 का होगा, और 9 -3 का होगा। जो सेट बनेंगे वही तो है भाई, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, फिर दूसरे का 2 का भी, -2 का भी, 4 का भी, -4 का भी, ये सब का बनेगा। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, जो वर्ग है ना, तो अब क्या है इसका डोमेन क्या है, डोमेन आ गया 9 4 9 25। रेंज क्या है इसकी, 2 भी है, -2 भी है, 3 भी है, -3 भी है, 5 भी है, -5 भी है। अब इसके अवयव से संबंधित नहीं है, 1 जो है पी के किसी अवयव से संबंधित नहीं है, और समुच्चय क्यू के इस संबंध का सैपरांत है। लेकिन सैपरांत में इनके कोडोमेन में 5 3 2 1 1 1 सब आ जाएगा। अब इसमें 1 क्यों नहीं है, किसी भी अवयव में एलिमेंट क्यों नहीं है 1, क्यों नहीं है, क्योंकि वो y है, y का वर्ग 1 का 1 ही होता है। वो दूसरा एलिमेंट तो हम नहीं दिखा सकते ना, यू 1 है, और 1 की जो इमेज बनेगी वो 1 ही बनेगी। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। किसी समुच्चय ए से बी में जो कुल रिलेशन होंगे उनके ए क्रॉस बी ही रिलेशन होंगे, इसीलिए हमने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हुए कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। और नंबर ऑफ ए एलिमेंट जितना होगा, नंबर ऑफ बी एलिमेंट जितने होंगे, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी उसकी 2 की पावर कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट होंगे। कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल समझ लो अब आप। ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे, 4, है ना। अब इसने कहा है कि रिलेशन की नंबर बताना है, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशन, रिलेशन का मतलब ए क्रॉस बी की नंबरों की संख्या, यानी कि संबंधों की संख्या। तो वो कितना हो गया, 2 की पावर ए क्रॉस बी, यानी कि 2 की पावर 4 बराबर 16, है ना। ये चीज़ आप नोट कर लो। अच्छा, ए क्रॉस बी निकाल दिया मैंने, यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे, 4, और 2 की पावर 4 करेंगे, यानी कि उसमें कितने एलिमेंट होंगे, वो 16। एक्सरसाइज करते हैं, सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे यही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ए है बी है, तो ए से बी में एक संबंध बताना है। क्या संबंध बनाना है, संबंध जो ये कहेगा उसके अनुसार बनाना है। एक्स वाई है, यानी कि ये ए है और ये बी है। क्या बनाना है, एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम होना चाहिए, एक ऐसा संबंध बनाना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक्स में रखा 1 2 3, अब इसका जो अंतर है, यानी कि यहाँ पे तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, अगर मैं 3 यहाँ पे 4 का 1 के साथ करा रिलेशन, 2 का 6 के साथ इसलिए नहीं कर सकती मैं क्योंकि 2 का 6 के साथ 4 डिफरेंस आएगा, लेकिन 6 का 3 के साथ करूँगी मैं, 6 का किसके साथ करूँगी, 3 के साथ में, और 9 का 5 के साथ करूँगी तो 4 आएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, 6 का मैं करूँगी 5 के साथ कर दो या 4 के साथ कर दो, 3 के साथ कर दूँ, 4 के साथ तो कर नहीं सकती, तो 6 के साथ कर दो, ठीक है ना, ऐसे। या 9 का 3 के साथ कर दो और 6 का 5 के साथ कर दो, ऐसे भी हो सकता है। या 9 का 2 के साथ कर दो और जी 6 का 3 की और 6 3 नहीं कर सकते, 5 के साथ कर दो, ऐसे करना है, यानी कि अंतर विषम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 2.7 में दिया गया है कि पी से क्यू का एक रिलेशन बताना है, समुच्चय निर्माण भी करना है, रोस्टर रूम में भी लिखना है, रेंज और डोमेन भी बताना है। चलो भाई करते हैं।
करो, ये है P और ये है Q। पहले तो समुच्चय निर्माण करेंगे। समुच्चय निर्माण करने के लिए क्या करते हैं कि R x और y, एक्स वाई रिलेशन में क्या है कि यहाँ पे जो x है वो y से 2 अधिक है, यानी कि ये हो गया एक्स वाई और x इक्वल टू वाई प्लस, या आप ऐसे लिख लो y इक्वल टू एक्स माइनस 2, है ना। ये रिलेशन हमें बना दिया। ये तो हो गया सेट निर्माण। सेट निर्माण हो गया। इसके बाद में हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे हम, रोस्टर रूप में लिखो जी, क्या होगा 5 3 6 4 7 5, लिख दिया रोस्टर रूप में भी। अब करते हैं हम रेंज और डोमेन। डोमेन क्या होगा इसका 5 6 7। डोमेन क्या होगा इसका जिसके साथ इसका रिलेशन है 3 4 और 5, और कोड डोमेन भी यही होगा। चलो, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है। ये सब क्वेश्चन करवा दिए। 8वें पेज पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि x और x क्यूब x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। जो x है वो 10 से कम होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो उसका रोस्टर रूप लिखना है। लिखो जी, मान लीजिए हमने 1 ली तो 1 होगी, हमने 2 ली तो ये 8 होगी। अभाज्य संख्या होनी चाहिए मगर 2 है। 10 से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। एक्स संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। 3 ले ली तो ये क्या हो गया 27 हो गया। मतलब ऐसे लिखना है, लेकिन 10 से कम होनी और अभाज्य संख्या होनी। 5 लेंगे तो कितना हो गया 125 हो गया। बस समझ में आ गया। अब चलते हैं हम फंक्शन की तरफ। अब रिलेशन हमने पढ़ लिया, फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन क्या होता है, हम किसी अनुच्छेदकों में एक विशेष प्रकार के संबंध का अध्ययन करेंगे जिसे हम फलन कहते हैं। इनकी जो स्पेशल फंक्शन होता है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। उसी को हम फलन कहेंगे। फलन क्या है कि जिस संबंध के द्वारा हमने किसको जोड़ा है, किसको मतलब प्रतिक्रिया दी है, किससे संबंध बनाया है, उसी को हम फलन कहेंगे। फलन को एक नियमित रूप में देख सकते हैं। मान लीजिए मेरी बुआ का नाम शालू है। क्या है, मेरी बुआ का नाम शालू है। तो भाई मेरी जो बुआ है वो शालू तो एक ही होगी ना। अब मेरी बुआ तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन शालू तो एक ही है ना। तो इसीलिए इसे एक फंक्शन के रूप में दिखाया गया है। अब जैसे क्या है, एक होता है प्रतिचित्र और एक होता है प्रतिचित्रण। मतलब प्रतिचित्र कह दो या प्रतिचित्रण कह दो, जो आपको ठीक लगे। मैपिंग बोलते हैं इसे। सेट ए से सेट बी का जो रिलेशन है उसे ही फंक्शन कहते हैं। यदि सेट ए के प्रत्येक अवयव यानी कि प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, तो वह केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा, यानी कि 1 1 फंक्शन होगा, 1 1 इमेज होगी। जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, किसी एक एलिमेंट की एक इमेज बने तो वह 1 1 इमेज कहलाती है। और यदि जो फंक्शन है उससे बी का एक फलन है और ए बी बिलोंग्स टू फंक्शन यानी कि बी, तो जो उसकी इमेज होगी वो बी होगी। जैसे फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है। क्या है वो, एक्स की तो इमेज वाई है।
यानी कि बी को एफ के अंतर्गत ए से बी के फलन को प्रतीकात्मक एफ सच दैट ए टेंस टू ए बी से लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं। पिछले उदाहरणों पर ध्यान देने से हम सरलता से देखते हैं कि उदाहरण 7 में दिया गया संबंध जो है वो फलन नहीं है, क्योंकि 6 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। क्योंकि 6 का जो है वो कोई भी इमेज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। उदाहरण 8 में एक फलन नहीं है। अब हम पूरे जो है वो 6, 7, 8 जो एग्जाम्पल है उस पर चलते हैं, उसी इससे आपको समझाते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 9 है। देख, इसकी कोई इमेज नहीं है इसमें, है नहीं ना, तो हम एक बार और पीछे चलते हैं। उदाहरण नंबर 7 की बात कर रहा हूँ, 8 की सॉरी। तो इसकी क्या है, इसकी एक इमेज है, तो ये क्या है, वन मैपिंग है, ठीक है। अब आगे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वो आपको बताते जाएंगे। योग्यता, दूसरे शब्दों में फलन जो है f किसी अतिरिक्त समुच्चय a से अतिरिक्त समुच्चय b का है ना। इस प्रकार का संबंध f का जो है वो डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, f का डोमेन। और f के किसी दो भिन्न क्रमित युग्मों के प्रथम घटक अगर समान नहीं है, f फंक्शन के किसी दो भिन्न क्रमित युग्म यानी कि दो क्रमिक सेट के प्रथम घटक समान नहीं है। जैसे f से a में b में फलन है, तो f टेंस क्या होगा, f a बराबर b, यानी कि b के साथ कोई क्या है, पूर्व इमेज है, प्री इमेज बोलते हैं ऐसे पूर्व प्रतिबिंब को। a से b में जो है वो ये इस प्रकार दिखाया जाता है। उदाहरण 8 में दिया गया संबंध फलन नहीं है, क्योंकि इसके प्रांत यानी इसके डोमेन के कुछ अवयवों के एक से अधिक प्रतिबिंब हैं, यानी कि एक से अधिक। इसका मतलब है जैसे यहाँ 1, 2 है और यहाँ 3, 4, 5 है, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी, एक से अधिक इमेज होने का मतलब वो फलन नहीं है। समझ में आ गया तो। अब चलो बात करते हैं। मान लो एक नेचुरल नंबर का सेट है और जो नेचुरल नंबर है वो इस प्रकार डिफाइंड है कि जो एक्स वाई है y बराबर 2 का x हो, यानी कि y जो है वो 2 का x का मल्टीपल है 2 में। इसके रेंज, डोमेन, परिसर सब निकालना है। और क्या यह संबंध है या फलन है, इसके बारे में भी हमें बताना है, यानी कि इसकी इमेज कितनी बनती है। अच्छा चलो, आर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है तो इसका सहप्रांत भी या नहीं होगा। बहु प्राकृत संख्याओं का समुच्चय मान लो मैंने 1, 2, 3 ले ली और इसमें मैंने प्राकृत संख्या 1, 2, 3 ले ली, है ना। तो आर का जो प्रांत है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हो गया, ये तो हो गया डोमेन। और इसने कहा इसका सहप्रांत भी यही होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि कोई भी अलग इसकी इमेज नहीं है। इसका जो परिसर है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। अब वो कैसे होगा, अब मैं वो बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1, 2, 3 ले लिया एलिमेंट, तो इसमें मुझे क्या लेने पड़ेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। अब y क्या है, रिलेशन बता रहा है कि जो उसमें एलिमेंट है वो क्या है, वो केवल उसके दुगने हैं, है ना। यानी कि जो y है वो दुगने हैं। तो 1 का 2 के साथ में, 2 का 4 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, यही तो होगा। और यही इसका रेंज होगा। नीचे दी गई उदाहरणों से निरीक्षण कीजिए और प्रत्येक दशा में कारण सहित यह फलन है अथवा नहीं, इसके बारे में आपको बताना है। कि एक से अधिक इमेज प्री जो पहला जो अवयव है वो प्रांत एक से अधिक नहीं होना चाहिए, वही देखना है। मान लो यहाँ पे क्या है,
टू है, तो टू के साथ कोई और भी है क्या? पहले वाला तो फलन है ना। दूसरे वाला देखो यहाँ भी टू है, टू के साथ टू की इमेज है, टू के साथ फोर की इमेज है, तो ये फलन नहीं है। इसे थोड़ा सा मिटा के दिखाती हूँ। मैंने कहा था कि डोमेन जो है वो दो बार नहीं आना चाहिए, दो बार किसी के साथ उसका इमेज नहीं हो, प्री इमेज दो नहीं हो। इसका यहाँ पे डोमेन पहले तो अवयव होता है, यहाँ पे पहला अवयव दो बार नहीं आया है, तो इसका मतलब ये फलन है। यहाँ पे दो बार आया है तो ये फलन नहीं है, और यहाँ पे भी एक बार आया है तो ये फलन है। अब देखते हैं कि बुक क्या कहती है। देखो यहाँ एक दो तीन चार प्रतिबिंब अद्वितीय हैं, इसीलिए संबंध एक फलन है, क्योंकि यहाँ अवयव दो से भिन्न प्रतिबिंबों के साथ में है, तो ये अवयव नहीं है, और ये भी फलन है। समझ में आ गया? वही मैंने आपको समझाया था। अब हमें देखना है कि ऐसे फलन का रेंज निकालना है जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या कोई उपसमुच्चय यानी कि सबसेट हो, तो उसको वास्तविक यानी कि रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। रियल वैल्यू फंक्शन कहते हैं। यदि वास्तविक यानी कि रियल जो है, रियल कांस्टेंट या रियल वेरिएबल हो, रियल कांस्टेंट हो, उसका फलन प्रांत भी समुच्चय कहलाता है। परिभाषा 6, ऐसे फलन को जिसका परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या उसका कोई उपसमुच्चय हो। ये तो समझा दिया। एग्जाम्पल नंबर 12, एन जो है वो नेचुरल नंबर का जो है वो सेट है, जो उसकी हम वो बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, तो एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन। जो रिलेशन है उनके बीच में वो एफ एक्स बराबर 2x+1 है, यानी कि एक वास्तविक फलन है। अब देखो, यानी कि एफ एक्स का मतलब यहाँ पे हम वाई को ले रहे हैं ना, वाई को ले रहे हैं, तो ये एक्स है और ये वाई है। मैंने वह नेचुरल नंबर 1 रखा तो क्या आया? 1 आया। 1 रखा तो 2 आया। F1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। 2 रखा तो क्या आ गया? 3 आ गया। 3 रखा तो 3 2 जा 6 1 7 आ गया। यहाँ 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। आगे यहाँ पे अभी सारणी से जो है हम वो वैल्यू निकाल दी हमने, वही चीज़ मैंने आपको ऊपर करवा दिया है। अब करते हैं कि सम फंक्शन एंड उनके ग्राफ जो है, उनके ग्राफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आप उसके साथ रखते हैं वो सेम उसके साथ ऐड हो, या उसी मान लो एक प्लस में है तो दूसरा वही वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए, उसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन, यानी कि एक का दूसरी तरफ प्रतिबिंब नेगेटिव या पॉजिटिव में। देखो जैसे मैंने यहाँ पे y बराबर एफ एक्स लिया, तो इसमें सारे के सारे रियल वैल्यू हैं, है ना, तो इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि रियल फंक्शन का जो मैपिंग है वो रियल फंक्शन में ही है। रियल फंक्शन की मैपिंग रियल फंक्शन में ही हो तो वो आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। यहाँ के जो डोमेन और रेंज जो हैं एक सरल रेखा द्वारा मूल बिंदु से होकर जाएंगे। मान ले यहाँ पे मान लो क्या रखा मैंने, 0 पे 0 आएगा, एफ एक्स बराबर वाई बराबर एफ एक्स है, तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 रखी तो क्या आएगा? 4 आएगा। और अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तब भी 4 ही आएगा, वो -4 आएगा। प्लस रखेंगे प्लस आएगा, माइनस रखेंगे तो माइनस आएगा। ऐसा हमें मिलना चाहिए। एक है कांस्टेंट फलन। कांस्टेंट फलन ये कहता है कि आपको कोई भी फंक्शन अगर गिवन है और उसमें एक कांस्टेंट हो, तो जो रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू फंक्शन है, वहाँ पर जो फंक्शन की रेंज है, यानी सॉरी डोमेन है, और उसका रेंज जो है वो कांस्टेंट होगा। फंक्शन का डोमेन जो है वो रियल होगा और जो रेंज है वो कांस्टेंट होगा। एक आकृति में दर्शाया गया है।
अब कैसे है मैं उसे ग्राफ के द्वारा आपको समझा रही हूँ। क्या बताया था इसने कि जो एफ का डोमेन है वो रियल में होना चाहिए और एक जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि ऊपर की तरफ आप देखिए, ऊपर वाई है, वाई क्या है, कांस्टेंट है। क्या है आप, y यानी कि कांस्टेंट। यहाँ पे y बराबर एफ एक्स यानी कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है कि आप x की वैल्यू पॉजिटिव में रख लो या नेगेटिव में रख लो, लेकिन y तो कांस्टेंट रहेगा ना। डोमेन आप कुछ भी रख लो, डोमेन में तो रियल वैल्यू होनी चाहिए। या आप 2 ले लो, मान लो आपने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू क्या है, वो 2 आ गई। मतलब x की वैल्यू क्या ली आपने, -2 ली, तब भी y की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू आपने क्या ली, 8 ली, तब भी y की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब है कि जहाँ पर y जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो जाए। और समझ में आ गया। अब करते हैं बात यानी कि पोलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन की बात करते हैं। बहुपदीय फलन ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन है आर से आर में, और वो पोलिनोमियल तब होगा जब उसकी जो मैपिंग है यानी कि उसकी जो इमेज है y बराबर एफ एक्स, वो सभी n तक जो उसके नेगेटिव इंटीजर्स हों, उसके नेगेटिव इंटीजर्स काउंट हो, यानी कि वो सारे के सारे क्या है, रियल में बिलोंग करती हो। मान लो एक फंक्शन दिया गया हमें एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, और एक जी एक्स दिया गया एक्स की 4 प्लस 2x अंडर रूट 2x, एक बहुपदीय फलन है, जबकि एक एच एक्स है। पोलिनोमियल का मतलब होता है कि पोलिनोमियल फंक्शन वो होता है जहाँ पे क्या है, x की जो घात है वो एक इंटीजर हो, ना कि एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहा भी है इसने कि वो सारे के सारे फंक्शन x में क्या हों, नेगेटिव इंटीजर हो। मान लो यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे x की 4 है, यहाँ पे x की 1 है, यहाँ पे x की 2 है, लेकिन जैसे ही आप x में देखेंगे एच एक्स में, तो यहाँ पे x की पावर 2/3 मिल रही है। ये फलन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो घात है वो इंटीजर नहीं है, वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसीलिए फलन नहीं है। समझ में आ गया। ये हम 9वीं 10वीं में पढ़कर आ चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो उसकी मैपिंग आपको समझानी है। तो दी गई तालिका में इसका डोमेन निकालना, आपको रेंज निकालनी है। तो x बराबर मैंने इंटीजर भी रखे, क्यों रखे, क्योंकि पोलिनोमियल में माइनस और प्लस दोनों चलते हैं इंटीजर में। यहाँ पे -4 रखा तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, वो 16 आएगी। 3 रखा तो 9 आएगी, क्योंकि फंक्शन क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब मैं इसका ग्राफ समझाती हूँ आपको। ये मैंने आपको निकाल के वैल्यू वहाँ बता दी थी। तो ये कौन सी पढ़ रहे हैं हम, पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, पोलिनोमियल। तो मुझे इसका प्रांत निकालना है। तो प्रांत क्या है कि x रियल नंबर में सारे के सारे जितने भी नंबर होंगे वो रियल में फंक्शन होंगे, यानी कि बिलोंग कर रहे होंगे, x बिलोंग्स टू r। जो इसका f का रेंज होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, केवल और केवल पॉजिटिव। आप माइनस रखोगे तब भी और प्लस रखोगे तब भी, तो ये क्या है, एक रियल नंबर में बिलोंग कर रहा हो, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर वाले। अब देखो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो वाई की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपने 2 रखी, यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये 4 होगी। एक्स की वैल्यू आपने क्या रखी, -2 रखी, है ना, एक्स की वैल्यू -2 रखी यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू तब भी 4 आएगी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होता है ये वाला, तो ये क्या होता है, ये पोलिनोमियल का ग्राफ होता है। समझ में आगे बात। एक एग्जाम्पल के द्वारा भी हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें, एग्जाम्पल नंबर 14, एफ एक्स बराबर एक्स की क्यूब है। जो एक्स है वो रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहा, रियल वैल्यू में।
तो आप इसको रेंज भी निकालना, डोमेन भी, सब कुछ निकालना है और इसका ग्राफ भी निकालना, आलेख खींचना है। तो मैंने क्या करा, एक्स की वैल्यू रखी। मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू 0। एक्स की अगर वैल्यू मैंने -1 रखी, ये -1 रखो, -1 मैंने यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ -1 रख दी, ये यहाँ पे होगी -1। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई क्या आएगा, यहाँ पे पोलिनोमियल में घात 3 है तो माइनस क्या आएगी, तो ये यहाँ आ जाएगी। अगर मैं एक्स की वैल्यू -4 रखूँगी, ये यहाँ पे एक्स की वैल्यू -4 रखूँगी तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की आएगी ना, -64, यानी कि यहाँ पे जाके कहीं पे आएगा -64, लेकिन वो ग्राफ उसके सामने ही बनेगा। ठीक है, अब 12 पेज पे चलते हैं। अब करते हैं रेशनल फंक्शन। वो तो हमने पोलिनोमियल पढ़ा था। रेशनल फंक्शन की एक विशेषता ये होती है कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो पाए। अगर इसका डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आपका जो फंक्शन, पहली बात तो वो भिन्न ही नहीं रहेगी, रेशनल नंबर ही नहीं रहेगा, तो इसलिए g(x)(0) का ये फलन होता है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि हमारे पास में कोई रियल वैल्यू है, एब्सेंस ऑफ 0। क्यों 0 नहीं ली हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर 0 की g(x) की वैल्यू 0 हो जाएगी। जो रेशनल फंक्शन है उसके बारे में बात करते हैं। रेशनल फंक्शन का मतलब यानी कि परिमेय फलन, है ना। और आपको पता है कि परिमेय जो रूप होता है वो p/q के रूप में होता है। अगर यहाँ पे q 0 हो जाए तो ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें हटानी पड़ेगी कि g(x) ≠ 0 है, ये तभी परिमेय फंक्शन होगा। अब इसमें का एक एग्जाम्पल देते हैं। इसमें कहा कि एक रियल वैल्यू फंक्शन है और वो r इज एब्सेंस ऑफ, अगर कहीं आपको मान लीजिए रियल नंबर है और ये 0 है ना, तो ये इस चीज़ का जो मीनिंग है, इसका मतलब है रियल नंबर इज एब्सेंस ऑफ 0, यानी कि 0 को छोड़ के सारे रियल नंबर जो है वो सारे कंसिस्ट करेंगे। ठीक है, एफ सच दैट r और -0 टेंड्स टू r, ये है। तो यहाँ पे क्या है कि परिभाषा जो है f(x) बराबर 1/x है। तो इसमें कहा कि x जो है वो r एब्सेंस ऑफ 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू हो वो 0 को छोड़कर सारे रियल नंबर होने चाहिए। तो इस तालिका को हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ पे y बराबर x लिया, मान लो यहाँ पे रियल नंबर में हमने -2 ले लिया, तो क्या हो गया, -1/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे -1.5 लिया है तो -1.5 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये वैल्यू जो है टेबल फिल होती जाएगी। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, किसका, y बराबर 1/x का, यानी कि ये है रेशनल फंक्शन। अब मान लो हमने सबसे पहले वैल्यू हम क्या, 0 पे तो ये लाई करेगा नहीं, यानी कि एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाएगा, एक ये नेगेटिव जाएगा सेम में। मान लो मैंने x की वैल्यू -2 रखी है, कहाँ है -2x की वैल्यू, ये रही, तो क्या आएगा, -0.5 आएगा। तो x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू क्या आ गया, 0.5, इसका मतलब यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू -1.5 रखी, x की वैल्यू मैंने क्या रखी, -1.5 यहाँ पे रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0.67, वो सॉरी 0.067, यानी कि वे एक से भी कम, इसका मतलब ये यहाँ, यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि ये घटता ही घटता जा रहा है। अब यहाँ हमने वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0.5 रखेंगे प्लस में, यहाँ हमने x की वैल्यू यहाँ 0.5 रख दी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 रखी, x की वैल्यू क्या रखी, 1.5, ये 1.5, तो 0.067, x की वैल्यू हमने क्या रखी, 1.5, यानी कि यहाँ पे, तो y की वैल्यू 0.67 पे चलते हैं। अब है एक मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में ही गलती करते हैं। मॉडुलस फंक्शन जो है इसे कहते हैं हम मॉडुलस, ना, मॉडुलस x कहते हैं ना इसे। तो अब क्या करेंगे, ये हो गया mod x, ओके। x बिलोंग टू सारे रियल नंबर है, क्या है, x बिलोंग टू सारे के सारे रियल नंबर हैं।
जो मापांक है उनका वो क्या है, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ये मापांक यानी मॉडुलस कहलाता है। अब x के प्रत्येक ऋणोत्तर मान के लिए, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए जो एफ एक्स है वो x के बराबर होता है, यानी कि माइनस के लिए भी और पॉजिटिव के लिए कि भी ये x के बराबर ही होगा। माइनस लेंगे तब भी पॉजिटिव और पॉजिटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखनी। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे ये इसकी दो कंडीशन जो है वो कंसिस्ट करता है। एफ एक्स फंक्शन माई एक्स होगा जब, यानी कि एक्स की वैल्यू 0 होगी और एक्स से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी। माइनस कब होगा, जब एक्स लेस देन 0 हो, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, हम मापांक निकालते हैं। अच्छा, क्या करेगा, एक बार माइनस में जाएगा और एक बार प्लस में जाएगा। एक्स की वैल्यू एक बार ये किसको कंसिस्ट करेगी, पूरे एक्स को पॉजिटिव वाले को, और एक ये नेगेटिव वाले पे जाएगी। तो अब निरपेक्ष मान फलन भी कहते हैं इसे। एक ये इधर ग्राफ जाएगा। अब मैं इसे समझा दूँ। मान लो मैंने x इक्वल टू 0 रखी है ना, क्या रखी, x इक्वल टू 0, तो 0 आएगा y भी। x इक्वल टू मैंने 2 रखा, क्या रखा, 2 मैंने रखा, तो x से क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या आएगा, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और जब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव रखी, क्या रखी, x की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन तब भी y का मान जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। इसका मतलब वो y की तरफ पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, चाहे वो यहाँ भी x माइनस है और यहाँ पे x प्लस है, लेकिन इन दोनों पे जो है वो y पॉजिटिव है। ओके, समझ में आ गया, बस यही चीज़ हमें समझनी थी। अब है सिग्नम फंक्शन, क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे चीज़ लाई करेगी वहीं डिनोट करेंगे। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक फंक्शन दिया, यहाँ पे मॉडुलस में क्या था, मॉडुलस में x इक्वल टू और ग्रेटर 0 एक साथ हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिग्नम में ये है कि तीनों की तीनों वैल्यू डिफरेंट होंगी। x ग्रेटर देन 0 होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, 0 पे 0 और 0 से कम पे -1। अच्छा, इसका जो रेंज होगी वो -1 से लेके सिग्नम फंक्शन की +1 तक होती है, इसे सिग्नम फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब होता है -x और +x अपॉन x, ना, तीनों लाई करते हैं इस पर। तो जब हमने 1 लिया, x की वैल्यू 1 ली, तो y की वैल्यू 1 होगी। x की हमने कहाँ पे लाई करेगा, ये x इक्वल टू 1 है, और यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेके 1 तक लाई करेगा ये यहाँ पे ना। x इक्वल टू 0 से बड़ा लिया है ना, तो ये 0 से बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा 1 ही तो होगा। अच्छा, y इक्वल टू 1 होगा। अब मैंने कहा 0 पे लेके 0 ही हो गया। अब मैंने कहा कि -1 लीजिए आप, तो 0 से लेके x की वैल्यू क्या होगी, -1 यहाँ होगी, तो y की वैल्यू भी तो -1 आएगी 0 से छोटे पे, लेकिन वहाँ क्या आती थी, वहाँ प्लस आती थी। ये इस चीज़ को, ये वाली चीज़, ठीक है। अब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है कि मान लीजिए आपकी वैल्यू जो है वो 0, इसका ग्रेटेस्ट का मतलब होता है कम से कम, जैसे एचसीएफ होता है ना, ग्रेटेस्ट फंक्शन होता है, लेकिन इसमें हम चुनते क्या है, कम वाले ही तो चुनते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो साइन है इसे हम डिनोट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, एक जो है रियल से रियल फंक्शन में है कोई फंक्शन, तो या तो एक्स से कम होगा, क्या होगा, या तो एक्स से कम होगा या एक्स के बराबर, ये इसकी पूरी जो डेफिनेशन है, या तो एक्स के बराबर होगा या एक्स से कम होगा, ठीक है। यही चीज़ हम लेते हैं बस इसमें। महत्तम पूर्णांक कहलाता है, और ऐसा महत्तम पूर्णांक कहलाता है। मान लो x की परिभाषा से हम देख सकते हैं, x की वैल्यू -1 है,
क्या है x की वैल्यू -1। तो x की वैल्यू -1, मान लो ये डायग्राम है, ये क्या है, क्वाड्रेंट है ना, ये क्वाड्रेंट ले लिया हमने। तो ये 0 0 है ना, तो हमने क्या लिया, x की वैल्यू -1 ली, x की वैल्यू -1 ली है, क्या ली, -1। तो है -1 से लेके और यहाँ 0 तक की हो सकती है, इसकी जो लाई है ये 1 तक नहीं जा सकता, ठीक है ना, उसके बराबर या उससे कम होता है ना। जब इधर जाएंगे इधर तो कम होता है ना, 0 और -1 के बीच में। अगला हमने 0 लिया है, तो ये 0 और ये 1 इस यहाँ पे होगा, क्या होगा, 0 और ये 1। मान लो हमने x की वैल्यू 1 लिया है, तो ये 1 से लेके ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पे होगा। x की वैल्यू 2 ली है, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 ली है, तो ये 2 से लेके 3 तक होगा। ऐसे ऐसे अगर हमने x की वैल्यू -2 ली है, ये -2 यहाँ पे है, तो यहाँ -2 से लेके -3 तक होगा। ये देखो वही चीज़ है, मैंने 0 लिया तो 0 पे ये चीज़ है, -1 लिया तो -1 से लेके 0 तक, यहाँ से मैंने 1 लिया तो 1 से लेके 2 तक ना, 1 से लेके 2 तक। लेकिन 2 काउंट नहीं होगा, इसका मतलब है कि ये काउंट नहीं होगा ना, उससे कम रहेगा। ओके, यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है। अब है कि अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। दो वास्तविक फलनों का योग कैसे होता है। मान लो एक जो है, एक इसमें मैपिंग है, एक जी एक्स की इसमें मैपिंग है, तो उनका फलन कैसे होगा। अगर एफ एक्स और प्लस जी एक्स है तो बराबर एफ प्लस के जी एक्स होगा। दो फलनों का अलग अलग एडिशन दोनों फलनों के योग के फंक्शन के बराबर होता है। अब आगे चलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देख लेते हैं। एक दूसरे को घटाना एफ माइनस जी एक्स के बराबर होगा। दोनों का गुणन है, तो अगर दो फलन है, एक अल्फा और एक एक्स है, तो उनका भी अलग अलग अल्फा होगा, ठीक है। मान लो इसने कहा कि तथा एक वास्तविक फलन ये है, एक अदिश है, एक क्या है, अदिश है, और एक वास्तविक फलन है, तो उनसे अभिप्राय हमारा ये है कि किसी भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कि गुणनफल वही होगा, जो दो वास्तविक फलनों का गुणनफल वही होगा, अलग अलग होगा, मतलब उनका भागफल ये है, भागफल कब होगा, लेकिन जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें आर इज एब्सेंस ऑफ 0 होना चाहिए, ठीक है, ये तभी होगा। लेकिन भाग दोनों फंक्शनों का डिवाइडेशन दोनों फंक्शन के अलग अलग डिवाइडेशन के बराबर होता है। अब एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पे जी एक्स है, यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे जी एक्स है। तो इसने कहा है कि उनका योग भी, उनका घटा भी, उनका गुणनफल भी और उनका जो डिवाइडेशन है वो भी सारा निकालना है। तो आप क्या करते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन दोनों को जो फंक्शन दिए गए एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर होता है, ये हो गया, अब दोनों का ये होगा गुणनफल, ये होगा भाग ये होगा। तो इसने कहा है कि ये किस पे लाई नहीं करेगा, ये रियल एक्स की वैल्यू 1/2 पे है ना, तो आर इज एब्सेंस ऑफ एक्स माइनस के 1/2। एक और उदाहरण लिया, एफ एक्स बराबर ये है, जी एक्स बराबर एक जो है नेगेटिव रियल नंबर है, दो फलन है, तो उनके लिए भी हमें ये निकालना है। चलो देखते हैं भाई क्या होता है। दोनों का योग ये हो गया, माइनस ये हो गया, गुणनफल ये हो गया और भाग ये होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, x 1/x, यानी कि x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन लेते हैं कि निम्न में से कौन संबंधों में कौन से फलन है, और यह एक फलन है या उसका परिसर ज्ञात निर्धारित कीजिए, है ना। कारण का उल्लेख कीजिए, यदि संबंध ए है, यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी निकालिए।
यहाँ देखो 1 2 1 1 1, यहाँ पे क्या है 1 1 ही मैपिंग है, यानी कि इसमें केवल एक एलिमेंट है। और पहले में कितने हैं, 2 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 11 भी है, 14 भी है, 17 भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, यहाँ पे क्या है, एक फंक्शन दिया गया है और परिभाषित है। तो इसमें केवल f0 की वैल्यू निकाल लो तो -5, f7 की वैल्यू निकाल लो तो 2 7 जा 14 माइनस के 5 यानी कि 9, ये आएगा 9, ये आ गया 0। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फलन का जो है वो रेंज निकालनी है इसमें। एफ एक्स बराबर 2 एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है और एक्स की वैल्यू 0 से 0 नहीं रखना, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी रखनी है। तो हमने यहाँ पे 1 रख के देखा, तो 1 रख के देखा तो कितना आ गया, -1 आ गया, है ना, सॉरी -1 आ गया। और जब हम 2 रखेंगे तो 2 6 -4 आ गया। फिर 3 रखेंगे तो 3 3 ज़ा 9 7 -7 आ गया। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं और जो रेंज है वो उसकी ये है। अब हम जो है अलग अलग उदाहरण लेते हैं। एक आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और जो है ये फलन है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस के 10 द्वारा परिभाषित कीजिए और इस फलन का आलेख खींचिए। क्या करना है, इसमें वैल्यू रखते जाओ, पहले 0 रखो 1 रखो, तो इसका क्या है, आप पूरा को पूरा ये डायग्राम बना देंगे। 0 1 ये सारे सारे पॉइंट रखे हैं ना, तो क्या करो, पहले 1 रखो तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। 0 पे 11, ये 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11, है ना, y की वैल्यू यहाँ 11 आ जाएगी। अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ 2 रखा तो यहाँ 12 आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। अगर हम 3 रखेंगे तो 3 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा, 13। यानी कि इसका मतलब कहने का ये है कि आप माइनस रखो या प्लस रखो, लेकिन किधर जा रहा है, अगर आपने 0 रखी तो क्या आ गई, 10 आ गई। और अगर आपने 1 रखा तो 11 आ गई। 0 पे क्या आ गई, यहाँ 10, और इस पे 1 रखा, यहाँ बैठा, 1 पे क्या आ गई, 11, यहाँ बिंदु है ये वाला। और अगर आपने क्या रखा, 3 रखा तो क्या है, 13, ये 3 पे 13 यहाँ गया। इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, वो ऐसे ही दिखा रखा। जैसे माइनस में रखोगे तो माइनस में आते चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है कि एक इक्वेशन होती है सरल रेखा की समीकरण, y बराबर mx या x बराबर ms प्लस सी। जो x बिलोंग्स टू एक रियल नंबर है, एक फंक्शन कहलाएगा जब m और c दोनों के दोनों कांस्टेंट हो या अचर हो, तो उपरोक्त फलन रैखिक फलन कहलाता है। यहाँ भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। मान लीजिए एक संबंध है जो है, मान लीजिए एक रिलेशन है, क्यू से क्यू में है, और एक फंक्शन दिया गया ये ए बी बिलोंग्स टू क्यू दिए गए हैं, यानी कि क्यू से क्यू में ही संबंध दर्शाना हमें। और जो नंबर है सेम है, ये बी क्यू है, यू बी क्यू है, तो एक रिलेशन दिखाना। ए माइनस बी जो है वो इंटीजर्स है, ए माइनस बी जो है वो इंटीजर्स है, यानी कि इन दोनों का जो है वो इंटीजर आना चाहिए। जैसे -2 ले लिया, माइनस के मैंने क्या लिया, होते हैं, मान लो ए माइनस ए है ना, तो क्या होगा, वो 0 की तरफ जाएगा, तो 0 भी तो एक इंटीजर है, जिससे निकलता है कि वो रियल नंबर है। रियल नंबर्स में वो कर रहा डिनोट। अब दोनों के दोनों हमने अलग अलग ले लिए, तो इन दोनों का जो वो होगा सब्ट्रैक्शन होगा, वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, तो बी माइनस भी इंटीजर ही होगा, है नहीं। और ए बी सी ये दोनों के दोनों उसमें कर रहे इंटीजर में, तो इन दोनों का जो सम है वो भी तो इंटीजर में होगा, इसीलिए वो रियल नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन है ये वाला, तो जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, तो एफ एक्स ज्ञात कीजिए। जेड से जेड में एक लीनियर फंक्शन है, तो हमें फलन बताना है, और दोनों के दोनों चर होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो पुनः क्योंकि 1 और 0 -1 ये क्या है, रियल नंबर में है, तो मैंने F1 रखा, तो मैंने F1 रखा तो क्या आ गया, 1 आ गया, F1 पे 1 आ गया। एक्स की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ गया, 1 आना, वाई की वैल्यू, क्योंकि, है ना। और जब हमने
एफ 0 रखा तो माइनस सी आना है, क्या आना है, माइनस के सी आना है। और -1 एफ एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू -1, और एफ इज 0 पे हमने रखा तो ये 0 हो गया, ये सी इक्वल टू क्या आ गया, -1। और होगा तो उसमें सी जो है वो कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 1 और 1 लेके चलते हैं। हमने F1 निकालना, क्या निकालना, F1। तो F1 की वैल्यू रखो यहाँ पे इसमें, तो क्या होगा, M और प्लस के C इक्वल टू y बराबर FX है, 1 आएगा, 1 1 1 रखा हमने पॉइंट, तो 1 आ गया। फिर हमने 0 -1 रखा, अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस सी इक्वल टू FX क्या आ गया, -1। है ना। एक रैखिक फलन है, इस पर हमने ये 2 पॉइंट रखे, 2 कोऑर्डिनेट, एक ये और एक ये, केवल 2 साइड निकाल लो, आप दूसरे ले लो। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा, 1। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे, सी की वैल्यू -1, तो क्या आ जाएगी, सी m इक्वल टू -2 आ जाएगा, सॉरी m इक्वल टू 2। और ये चीज़ वैल्यू इसमें रख दो तो क्या आएगा, 2x, और c की वैल्यू -1, बस। अब इसका हमें डोमेन निकालना, ठीक है। चलो डोमेन निकालते हैं। क्या आ गया, हमने इसके पहले फैक्टर करे, फैक्टर करने के बाद में नीचे वाले के फैक्टर करे हमने, 2 फैक्टर आ गए, एक x इक्वल टू 4 है, एक x इक्वल टू 1 है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी जो फलन होंगे वो f का प्रांत r इज एब्सेंस ऑफ -1 और 4 होगा, यानी कि इन पर तो दोनों पे 0 हो जाएगा ये, है ना। इसके फैक्टर करने पर तो 0 हो जाएगा ना ये। ये हमने करा दिया क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, अब तो एक्सरसाइज ही करा रहे हैं हम। F1 बराबर 2, F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, F4 बराबर 5। ये जो रिलेशन है FX प्लस 1 है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 0 भी रखोगे तब भी FX की वैल्यू क्या है, वो 1 से बड़ी होगी, 1 से बड़ी होगी FX की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 के बड़ा ही रखना है, तो क्योंकि हमने यहाँ पहले रखा 1 रखा। चलो अब यहाँ पे हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गए, मान लो हमने 1 रखा, 0 पे 1 आ गया, है ना। तो हम फिर क्या रखा, F2 की वैल्यू क्या है, x बराबर 2 रखा हमने, तो अब y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो y की वैल्यू आ गई 3, यानी कि ये वाली y इक्वल टू 3 ये वाली। और x इक्वल टू 1 रखा हमने, तो y इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये तो होगा x प्लस 1 का ग्राफ, और ये होगा 1 माइनस एक्स का ग्राफ, तो ये कम होता जाएगा। जब x की वैल्यू आप यहाँ 1 रखोगे तो ये 1 में से कम हो जाएगा, तो यहाँ 0 पे आएगा, है ना। और जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो -1 आएगा, -1 का मतलब होता है कि ये यहाँ जाएगा, तो ये इधर को जाएगा, ठीक है। आगे इसके जो है वो क्वेश्चन भी लेंगे, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन और करवा देती हूँ मैं, कि जो फंक्शन है रियल फंक्शन से रियल फंक्शन में f(x) बराबर +1, g(x) बराबर ये, तो इसका मतलब ये निकालनी है, निकाल देंगे हम। अब बात आती है f/g पे, है ना, f/g पे, यानी कि डिवाइडेशन में कहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं करता। इसका हमें क्या करना है, रेंज, अगर रेंज निकालनी पड़ जाए तो क्या होगा, यहाँ x प्लस के 1/2x माइनस के 3, जब हम x बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, 2x इक्वल टू 3,
और x इक्वल टू क्या आ गया 3/2, x इक्वल टू 3/2, यानी कि ये 3/2 पे जो है वो परिभाषित नहीं है ना। तो इसका मतलब है इसकी जो रेंज होगी r इज एब्सेंस ऑफ -3/2, ठीक है, ये होनी चाहिए। अच्छा, और दिख रहा कोई क्वेश्चन ऐसा जो हमें कराना चाहिए? ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये, फंक्शन ये है। अब इसका जो है थोड़ा सा हम सारांश देख लेते हैं। सारांश वही है जो मैंने पहले करा दिया था।